यस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज जो हम सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं ना, उसमें मैं आपको रोज इंडियन एक्सप्रेस में ये जो एक्सप्लेन्ड वाला पेज आता है ना, इसको समझाऊंगा। और इसी के साथ दूसरा सेक्शन हम शुरू करेंगे जिसमें द हिंदू में जो सिमिलर पेज आता है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट मटेरियल होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा माइंड मैप्स की फॉर्म में। तो आज हिंदू आया नहीं है, तो हम सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस की बात करेंगे अगस्त 28 को। ओके, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसमें पहली जो न्यूज है वो है कि साइंटिस्ट ने एक क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया है। तो वो किस तरह से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, उससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये है क्या। तो मैंने इसमें आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, इसमें से जो आ सकते हैं वो बना के और इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि एक क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम मिला है जो एक साइंटिस्ट की टीम ने जिसको डिस्कवर किया है। ओके, और ये ना बहुत रेयर सिस्टम है और ये हमारी मिल्की वे के, यानी कि जो हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी है, उसके अंदर मिला है। अब इसका बड़ा ही टेक्निकल सा नाम है जो कि आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इतने टेक्निकल जार्गन्स में नहीं जाता है। बट हमें इसके बारे में क्या याद रखना है, तो इस सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ऐसी चीज जो अंतरिक्ष में पाई जाती हैं। तो उनमें से 2 तो हैं आपके यंग रेड ड्वार्फ स्टार्स, जो कि छोटे होते हैं, थोड़े कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं और जो कि मिल्की वे में बड़े ही कॉमन मिलते हैं। और इसके अलावा 2 हैं कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स। ओके, तो ये है रेड ड्वार्फ और ये है ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स, जो कि फेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आराम से दिखाई नहीं देते। और ये एक्चुअल में स्टार नहीं होते, बल्कि स्टार और प्लैनेट के बीच का एक फिनोमिना होते हैं। ओके, तो ये इस तरह की जो एक अरेंजमेंट है, ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि 2 ब्राउन ड्वार्फ हैं जो कि 2 रेड ड्वार्फ स्टार्स का ऑर्बिट कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम पहले कभी नहीं देखा गया। इस सिस्टम को स्टडी करने पे एस्ट्रोनॉमर्स को ये जो ब्राउन ड्वार्फ होते हैं ना, इनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी और इनको ना ढूंढना देखना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टार्स की तरह ब्राइटली शाइन नहीं करते, तो ये हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते। बट जब ये ब्राउन ड्वार्फ किसी ऐसे मल्टीपल स्टार सिस्टम का एक पार्ट होते हैं ना, तो बाकी जो इसके आसपास के जो रेड ड्वार्फ हैं, उनकी लाइट जब इनसे टकरा के आती है तो इनको रीड करना आसान हो जाता है और इससे इनकी प्रॉपर्टीज को हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और कारण से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ब्राउन ड्वार्फ्स होते हैं ना, ये कम मास वाले स्टार्स होते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और यूजुअली ये ना सिंगल ही मिलते हैं, यानी कि आपको कभी ऐसे सिस्टम में नहीं मिलते। तो ऐसे सिस्टम में इनका मिलना एक्सट्रीमली रेयर है। अब हम चलते हैं कि क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम, इनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं ना हमारे इसमें, उनको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या क्या है। यहां पे मैंने सारे आपको बताए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम क्या होता है। क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम ना एक इस तरह का स्टेलर सिस्टम, यानी कि सितारों का एक सिस्टम होता है जिसमें कि बॉडीज, यानी कि हमारा सन एक है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स होते हैं। फिर होते हैं आपके ड्यूअल सिस्टम जिसमें कि बाइनरी स्टार्स होते हैं, 2 होते हैं। बट यहाँ पे 4 स्टार्स एक साथ हैं, तो ये क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम है। और ये चारों जो बॉडीज है ना, 4 स्टार्स हैं, ये एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। किस टाइप के होते हैं क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम? 2 स्टार्स इधर हैं, लाइक 2 स्टार्स ये हैं एंड 2 स्टार्स ये हैं, एंड दे आर ऑर्बिटिंग ईच अदर। ये इधर, ये इधर, ये ग्रेविटी लॉक हो रखे हैं। ओके, अब इसमें ब्राउन ड्वार्फ्स हैं 2 तो, और 2 हमारे रेड ड्वार्फ्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ऐसे सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? अब हमारी मिल्की वे में
जितने भी स्टार्स हैं ना, वो या तो हमारे सन की तरह सोलो स्टार्स हैं या फिर वो बाइनरी सिस्टम है। क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम्स वो भी ऐसे जिनमें कि ये लो मास वाले ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स हों, ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसकी साइंटिफिक वैल्यू ये है कि ऐसे सिस्टम्स को स्टडी करने पे, पढ़ने पे साइंटिस्ट को हेल्प मिलेगी ये समझने में कि स्टार्स कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल डायनेमिक्स यानी कि जो एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, और ये जो कंपेनियन स्टार्स यानी कि रेड ड्वार्फ्स हैं ये इन ब्राउन ड्वार्फ्स को या प्लैनेट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। कि क्वाड्रुपल सिस्टम हमने समझ लिया। अब रेड ड्वार्फ क्या होता है? तो रेड ड्वार्फ्स जनरली छोटे और रिलेटिवली ठंडे स्टार्स होते हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर हमारे सन से काफी कम होता है। इनका साइज भी हाँ, सन का लगभग 10 से 50% हो सकता है यानी कि आधे से भी कम। और इनकी ब्राइटनेस भी बहुत फेंट होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में, इसलिए इनको टेलीस्कोप से देखना हार्ड होता है। अब रेड ड्वार्फ जो है ना, इनको ये अपना जो फ्यूल होता है, जो इनके अंदर हाइड्रोजन हीलियम जो होता है, वो बहुत धीरे-धीरे बर्न करते हैं, जिसकी वजह से इनका लाइफ स्पैन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स होता है, जो कि सूरज से बहुत ज़्यादा है। यानी कि सन का जो लाइफ स्पैन है, वो मतलब लाइफ है अभी तक वो 4.6 बिलियन ईयर्स है। ये अपनी आधी लाइफ पूरी कर चुका है, यानी कि सन की लाइफ लगभग 10 बिलियन ईयर्स है, जबकि रेड ड्वार्फ्स की जो लाइफ होगी, वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ईयर्स तक हो सकती है। अब ये हमारी गैलेक्सी में सबसे कॉमन स्टार्स यानी कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले स्टार्स हैं, और इनकी स्टडी जब कही जाती है तो इससे एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प मिलती है मिल्की वे को और स्टार्स की फॉर्मेशन को समझने में। एक एग्जाम्पल जो प्रोक्सिमा सेंटूरी है, जो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है सन से, वो भी एक रेड ड्वार्फ है। अब नेक्स्ट इसमें की कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन फ्यूजन क्या होता है। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जो कि मतलब स्टार्स जितने भी चमकते हैं ना, वो सब हाइड्रोजन फ्यूजन की वजह से चमकते हैं। हमारा सन भी जो हमें गर्मी देता है, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं हीलियम एटम्स बनाने के लिए अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर। और इससे ना इमेंस एनर्जी प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे एक स्टार को पावर मिलती है और जिससे हमारी अर्थ पे लाइफ सस्टेन हो रही है और जिससे वो चमकता है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है फ्यूजन रिएक्शन के लिए? तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जिसको फ्यूजन रिएक्शन, उस पे फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए एक तो उसमें इनफ मास होना चाहिए, ओके, दूसरा उसके अंदर इनफ प्रेशर होना चाहिए उसके कोर के अंदर, ताकि वो हाइड्रोजन को कंप्रेस कर सके और फ्यूजन हो सके। अब ब्राउन ड्वार्फ्स की दिक्कत क्या है ना, क्योंकि इनमें इतना मास नहीं होता तो ये हाइड्रोजन को फ्यूज नहीं कर पाते क्योंकि ये छोटे हैं। सो इनका कोर का जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो कभी भी इतना हाई नहीं होता कि ये कॉन्टिन्यूअस हाइड्रोजन फ्यूजन को सस्टेन कर सके। फ्यूजन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया कि स्टार्स को ब्राइट, लॉन्ग लास्टिंग और एनर्जी रिलीज ये सब चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं, जिसके बारे में ये सारा टॉपिक है, ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स क्या होते हैं। तो ब्राउन ड्वार्फ जो होते हैं ना, ये तो ब्राउन ड्वार्फ जो होते हैं ना, वो स्टार और प्लैनेट के बीच की एक चीज होती है। इनको कई बार फेल्ड स्टार्स भी कहा जाता है। तो फेल्ड क्यों कहा जाता है इनको? बिकॉज ये स्टार्ट तो होते हैं स्टार्स की तरह, बनना स्टार्ट तो होते हैं स्टार्ट की तरह। यानी कि स्टार कैसे बनता है? यूनिवर्स में गैस क्लाउड्स हैं, वो कोलैप्स होते हैं, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, कंप्रेशन होता है, देन हाइड्रोजन का फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ये कोलैप्सिंग शुरू होती है गैस की और डस्ट की, बट इनमें इतना मास नहीं होता कि ये हाइड्रोजन फ्यूजन जो हमने अभी पढ़ा उसको सस्टेन कर सके। सो दैट्स वाई इनको हम फेल्ड स्टार्स कहते हैं। अब इनका साइज और मास जो होता है वो कितना होता है? तो ये जुपिटर जो है अपना, उससे 70 टाइम्स तक इनमें मास हो सकता है, जो कि स्टिल जो गैलेक्सी में सबसे छोटे स्टार्स है ना, उनसे अभी भी कम है। दैट इज वाई ये न्यूक्लियर फ्यूजन को सस्टेन नहीं कर सकते। अब ये दिखते कैसे हैं? तो ये बहुत ही फेंट यानी कि डिम होते हैं और बहुत कम विजिबल लाइट छोड़ते हैं, और इनमें से जनरली हीट निकलती है जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होती है। ओके, इसके बाद इनका एटमॉस्फेयर कैसा होता है? तो जनरली जैसा हमारे जुपिटर का एटमॉस्फेयर है उससे मैचिंग एटमॉस्फेयर होता है। जुपिटर इज ऑल्सो ए गैस जाइंट, तो इस पे मिथेन क्लाउड्स हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। और इसको पढ़ने का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगेन ये एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प करता है समझने में कि किस तरह से स्टार्स और प्लैनेट्स जो हैं वो बनते हैं, और उनके बीच की बाउंड्री क्या है, यानी कि कितने मास के बाद आपका स्टार बन जाएगा और कितने मास पे वो प्लैनेट रह जाएगा, बट इंटरमीडियरी जो है वो आपका ब्राउन ड्वार्फ हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन है कि इनको डिटेक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है?
सिंपल सी बात है, जब ये लाइट ही नहीं डिटेक्ट करेगा तो इतने बड़े यूनिवर्स में इसको ढूंढेंगे कैसे? तो ये कोल्ड होते हैं और डिम होते हैं और ज्यादा विजिबल लाइट एमिट नहीं करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स जब ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स को ढूंढते हैं तो वो सीधा इन स्टार्स को नहीं ढूंढते, बल्कि इनके आसपास अगर कोई ब्राइट स्टार हो तो उसको ढूंढते हैं, ताकि उसकी लाइट में इसको पढ़ना आसान हो जाए। और इस तरह के आसपास के ब्राइटर स्टार्स को ढूंढने से हम ब्राउन ड्वार्फ की एज, टेम्परेचर और उसकी कंपोजिशन, यानी कि वो किस चीज से बना हुआ है, ये हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। ब्राउन ड्वार्फ का ही एक सब टाइप होता है, टी टाइप ब्राउन ड्वार्फ। तो ये क्या होता है? इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक। बहुत ही कम विजिबल लाइट ये एमिट करता है और ज्यादातर हम इसको इंफ्रारेड टेलीस्कोप से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। इनके एटमॉस्फेयर में आपको मिथेन मिलेगी, वाटर वेपर मिलेंगे, जिसकी वजह से इसको यूनिक स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल यानी कि जो लाइट आ रही है उसमें यूनिक फीचर्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही रेयर है। ओके, खास करके ऐसे मल्टीपल स्टार सिस्टम जैसा कि हमको अभी मिला है, इसमें पाया जाना तो एक्सट्रीमली रेयर है। अब तुम कहोगे कि भाई हमको क्या पड़ी है इन इन दूर दूर के सिस्टम्स को, इन ब्राउन ड्वार्फ्स को स्टडी करने की? तो देखो, इससे ना हमको क्लूज मिलते हैं कि स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये फेल्ड स्टार्स हैं, ओके, जो इतना मास नहीं गेन कर पाए कि ये हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट कर सके। तो इनको पढ़ के एस्ट्रोनॉमर्स समझ पाते हैं कि कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं जिनमें कि कुछ जो मटेरियल है वो स्टार्स बन जाते हैं या प्लैनेट्स जो हैं वो बन जाते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्स नहीं बन पाते। इनको पढ़ के साइंटिस्ट्स को ये समझने में भी हेल्प मिलती है कि मास किस तरह से यूनिवर्स में फैला हुआ है, और ये समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये फिगर आउट करने के लिए कि गैलेक्सीज और स्टार सिस्टम्स किस तरह से बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस इनको स्टडी करने से हमको डार्क मैटर को भी समझने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का जो मैक्सिमम मास है वो इनविजिबल है और उसको हम डार्क मैटर कहते हैं। तो ब्राउन ड्वार्फ्स जो खुद तो डार्क मैटर नहीं होते, बट इनको पढ़ने से, इनको स्टडी करने से हमको हेल्प मिलती है यूनिवर्स की कॉम्पोजिशन को समझने की। ओके, कि हाउ मच, कि कितना विजिबल मैटर है वो एग्जिस्ट करता है एज कंपेयर टू डार्क मैटर, यानी कि वो मैटर जिसे हम देख नहीं सकते। अब देखते हैं हम यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो पहले हम प्रीलिम्स के देखेंगे। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि ये जो क्वाड्रुपल सिस्टम हमको मिला है, ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है लो मास स्टार एंड ब्राउन ड्वार्फ फॉर्मेशन को समझने में। तो उसमें ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि it provides rare evidence that low mass stars and brown dwarfs can form stable hierarchical systems. ओके, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पीडीएफ में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाएगी ब्राउन ड्वार्फ्स के बारे में। तो उसमें होगा कि ब्राउन ड्वार्फ्स के बारे में स्टेटमेंट्स कंसीडर करो। दे फॉर्म लाइक स्टार्स बट डू नॉट हैव इनफ मास फॉर सस्टेन्ड हाइड्रोजन फ्यूजन, जो कि करेक्ट है। रेड ड्वार्फ स्टार्स इन विजिबल लाइट, जो कि गलत है, क्योंकि ये रेड ड्वार्फ से ब्राइट नहीं होते, डिम होते हैं। दे कैन हैव एटमॉस्फेयर सिमिलर टू गैस जायंट्स कंटेनिंग क्लाउड्स एंड मॉलिक्यूल्स लाइक H2, जो कि सही है, जो हमने अभी पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा 1 एंड 3। देन नेक्स्ट है टी टाइप ब्राउन ड्वार्फ्स जो होते हैं, यानी कि अलग किस तरह से होते हैं बाकी ब्राउन ड्वार्फ से। तो इनका हाई सरफेस टेम्परेचर अबाउट 10,000 डिग्री सेल्सियस, गलत, हमने देखा कि 1500 से ज्यादा नहीं होता है। देयर लो टेम्परेचर एंड फेंट विजिबल लाइट डिटेक्टेबल मोस्टली इन इंफ्रारेड, तो ये हमारा करेक्ट है। तीसरा है देयर एबिलिटी टू सस्टेन हाइड्रोजन फ्यूजन, नो, ये हाइड्रोजन फ्यूजन नहीं सस्टेन कर पाते। दे आर लार्जर इन साइज देन, नो, ये ड्वार्फ्स हैं, ड्वार्फ्स जो हैं वो सन से छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? ऑब्जर्विंग रेड ड्वार्फ्स इन अ सिस्टम विद ब्राउन ड्वार्फ्स हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्राउन ड्वार्फ्स बिकॉज, कि रेड ड्वार्फ्स के एक सिस्टम में जब साइंटिस्ट को ब्राउन ड्वार्फ मिलते हैं तो वो किस तरह से ब्राउन वालों की प्रॉपर्टी समझने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है मोशन एंड एज ऑफ रेड ड्वार्फ्स। रेड ड्वार्फ्स की जो मोशन और उनकी एज है उसको हम यूज कर सकते हैं ब्राउन ड्वार्फ्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, अगर वो एक ही सिस्टम में पाए जाते हैं तो। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई साइंटिस्ट स्टडी ब्राउन ड्वार्फ्स। साइंटिस्ट क्यों पढ़ते हैं ब्राउन ड्वार्फ्स को? टू अंडरस्टैंड कंडीशंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन, यस। टू डिटरमाइन यूनिवर्स वायबल मास डिस्ट्रीब्यूशन, यस, ये दोनों हमने अभी देखा। बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ डार्क मैटर, नो, ये हमने देखा कि डार्क मैटर नहीं बनाते हैं। तो आंसर है 1 एंड 2। ये थे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, जो आप पीडीएफ में भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, आप अगर देखेंगे तो। ओके, नाउ अब हम देखते हैं मेंस में यहां से किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन
हाउ स्टडिंग ब्राउन ड्वार्फ्स हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें आपसे इन्होंने चूं पै नहीं करी है कि ये बताओ वो बताओ, तो सिंपल से इसमें आंसर होगा। पहले आप डिफाइन करेंगे कि ब्राउन ड्वार्फ होते क्या है इंट्रोडक्शन में, कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मल स्टार्स से छोटे होते हैं एंड कैन नॉट शाइन लाइक नॉर्मल स्टार्स। फिर उसके बाद बॉडी में आप हमको बताएंगे स्टार्ट फॉर्मिंग लाइक नॉर्मल स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। और फिर इनको स्टडी करने पे हमें समझ आता है व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स बिकम स्टार्स एंड अदर्स डू नॉट, और इसके बाकी चीजें आप बताएंगे। और फिर आप इसका कंक्लूजन लिख देंगे कि ब्राउन स्टार से हमको जो इनसाइट्स मिलती है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करती है कि हाउ स्टार्स एंड प्लैनेट्स फॉर्म इन जनरल। ओके, ये इसका आपका स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिस्कस व्हाई ब्राउन ड्वार्फ्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड हाउ साइंटिस्ट ओवरकम दीज चैलेंजेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके, तो फिर अगेन आप इंट्रोडक्शन में, पहले इंट्रोडक्शन में आप इसकी डेफिनेशन देंगे। ओके, फिर आप जो बॉडी होगी कि व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, तो बताएंगे कि इनका साइज स्मॉल होता है, इनकी ब्राइटनेस कम होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल टेलीस्कोप से इनको देखा नहीं जा सकता। ओके, फिर आप बताएंगे कि साइंटिस्ट जो हैं वो ब्राउन ड्वार्फ के आसपास के ब्राइटर स्टार्स को देखते हैं ताकि उनको रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज कर सकें, और इन ब्राइटर स्टार्स को स्टडी करके, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं ब्राउन ड्वार्फ के कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर आप कंक्लूजन दे देंगे कि इस तरह के डिटेक्शन के चैलेंजेस को जब हम ओवरकम करते हैं तो हमको ब्राउन ड्वार्फ्स के बारे में और गैलेक्सी में इनके रोल और गैलेक्सी की एवोल्यूशन, इन सब के बारे में हमको नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन हाउ स्टडिंग ब्राउन ड्वार्फ्स कंट्रीब्यूट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन मैटर इन यूनिवर्स। अभी हमने देखा था। अगेन यहां भी आप फिर से डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन देंगे, फिर बॉडी में आप स्टार्ट करेंगे कि भाई काउंटिंग एंड लोकेटिंग देम, कि किस क्यों ये हेल्प करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर इन यूनिवर्स को समझने में। तो इनको लोकेट करने में, काउंट करने में हमको ये समझने में आसानी होती है कि विजिबल मास गैलेक्सी में किस तरह से फैला हुआ है। क्योंकि और ये खुद डार्क मैटर नहीं है, बट इनको स्टडी करने से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिफाइन होती है कि किस तरह विजिबल और इनविजिबल मास के बीच का जो बैलेंस है वो यूनिवर्स में मेंटेन होता है। अब नॉलेज ऑफ लो मास ऑब्जेक्ट्स हेल्प इंप्रूव मॉडल्स ऑफ गैलेक्सी फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन, यानी कि मान लो हमारा गैलेक्सी का एक मॉडल बनाया हुआ हमने, बट उसमें हमको ऐसे ना दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हमने उसमें इंक्लूड नहीं किए हुए, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम करेक्टली एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे और हम सोचेंगे कि डार्क मैटर जो है वो जरूरत से ज्यादा है एक्चुअल में, जबकि एक्चुअल में लो मास ऑब्जेक्ट्स को अगर हम उसमें इंक्लूड करेंगे तो उतने पोर्शन को हम डार्क मैटर वाले पार्ट से निकाल के और विजिबल मैटर में इंक्लूड करके स्टडी कर सकते हैं। और फिर हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे कि इनको स्टडी करने से हमारी एक जो बिगर पजल है, यूनिवर्स किस तरह से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें एक पार्ट ऐड होता है। वीडियो अच्छा लगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।